सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट थर्ड में द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। देखिए, ये जो टॉपिक है ये अपन ने पिछले वीडियो में भी थोड़ा पढ़ा था। अपन ने विभिन्न प्रकार के द्रव्य के गुणों को किस प्रकार की इकाइयों में नापा जाता है उसके लिए अपन ने पिछले वीडियो में एक पद्धति देखी थी, SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल जो पद्धति है उसको अपन ने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। उसमें अपन 7 प्रकार की राशियां और उनको मापने की जो इकाइयां हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज अपन इस टॉपिक में कुछ गुणधर्म और उनकी इकाइयां किस तरह से ज्ञात की जाती हैं, किस तरह से अपन गुणधर्मों को नापते हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं द्रव्यमान तथा भार। ये जो 2 प्रकार की इकाइयां हैं, द्रव्यमान और भार, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ज्यादातर लोग क्या है कि इन दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक समान नहीं है, इन दोनों में अंतर है। वो अंतर देखिए क्या है। द्रव्यमान मतलब द्रव्य का मान, किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य का मान द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान है ये स्थिर रहता है किसी भी पदार्थ के लिए, मतलब निश्चित होता है, इस पर किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो भार है, ये भार किसी पदार्थ का किस बात पर निर्भर करेगा? उस पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो भार का मान निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, जबकि द्रव्यमान है किसी पदार्थ का निश्चित होता है। दोनों इकाइयों में या दोनों राशियों में संबंध क्या है? वो होता है W बराबर mg। W क्या है यहाँ पे? भार। m क्या है? द्रव्यमान। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए, m तो निश्चित है और W का मान किस पे निर्भर किया? G पे निर्भर किया, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है, मतलब पदार्थ पे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। जैसे मैं यूं कहूं कि पृथ्वी और चंद्रमा की अगर अपन तुलना करें तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो पृथ्वी से 1/6 है, छठा हिस्सा है। तो किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना भी है, अगर उसको चंद्रमा पे ले जाके मापेंगे तो उसका भार पृथ्वी के पर जो आपने नापा है उससे 1/6 आएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा और चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भार है वो परिवर्तित हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये संबंध भी आप ध्यान रखिएगा। अब द्रव्यमान और भार दोनों को मापने की जो इकाइयां हैं वो तो समान ही है, तो इनके लिए जो मापने की इकाइयां हैं वो देखिएगा। मापन की इकाइयां किलोग्राम। किलोग्राम है, ये है इसकी SI यूनिट। SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। लेकिन अपन जानते हैं केमिस्ट्री में जो अपन भी जितने भी पदार्थ या जितने भी रसायन काम में लेते हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में काम में लिए जाते हैं, तो किलोग्राम तो बहुत बड़ी इकाई हो गई। तो सूक्ष्म मात्रा को मेजर करने के लिए कुछ छोटी इकाइयां भी अपन काम में लेते हैं, और वो क्या है? जैसे देखिए ग्राम, जैसे नैनोग्राम, जैसे माइक्रोग्राम। तो अपन पदार्थ को बहुत ही कम मात्रा में नापने के लिए छोटी इकाइयां भी काम में लेते हैं। अब यहाँ पर इनके जो आपस में संबंध हैं कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं,
या माइक्रोग्राम होते हैं, इनका जो संबंध है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इनका अंतर परिवर्तन देखेंगे। लेकिन इसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि उसमें अपन ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि नैनो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, किलो क्या होता है, ये सारी चीज़ें। जैसे मैं इसकी बात करूं कि भाई ये क्या चीज़ है नैनोग्राम, तो इसमें देखिए दो चीज़ हैं, नैनो और ग्राम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और ग्राम है, तो एक नैनोग्राम को अगर मैं यूँ लिख दूं 1 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ ग्राम। तो ये एक संबंध हो गया, ये आपको समझ में आ जाता है कि ये एक नैनोग्राम का मतलब कितने ग्राम है। जैसे मैं यूँ लिख दूं किलोग्राम है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो एक किलोग्राम का मतलब ये देखिए किलो है, के मानी किलो, तो किलो होता है 10⁻³ और जी ग्राम हो ही गया, तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो जो आप ये नैनो है, माइक्रो है, इस तरह की ये चीज़ें अपन काम में लेते हैं, डेसी है, सेंटी है, ये किस संख्या को डिनोट करती हैं, ये पिछले वीडियो में, इसके वीडियो नंबर 2 में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आप इसका वीडियो नंबर 2 जरूर से देखें, ठीक है। तो ये देखिए मापन की इकाइयां हैं, किसके लिए, द्रव्यमान तथा भार के लिए। दोनों में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इनकी इकाइयां अपन काम में लेते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूरी। दूरी बोल दो चाहे लंबाई बोल दो, किसी भी वस्तु है या पदार्थ है उसकी जो दूसरी इकाई या दूसरा जो मापन अपन करते हैं वो क्या है, लेंथ। जिसको आप दूरी या लंबाई के रूप में ले सकते हैं। तो दूरी या लंबाई को एसआई यूनिट में, एसआई जो पद्धति है उसमें किस रूप में नापते हैं, मीटर के रूप में नापते हैं, जिसको स्मॉल एम के द्वारा इंगित किया जाता है। अब मीटर है, ये तो बहुत ही लंबी इकाई हो गई। केमिस्ट्री में तो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जिनका लंबाई है या जिनका जो परिधि है वो बहुत ही छोटी होती है। तो उसको नापने के लिए अपन क्या करें, तो लंबाई के लिए देखिए बहुत सारी अन्य प्रकार की इकाइयां भी होती हैं, जैसे सेंटीमीटर, जैसे मिलीमीटर, जैसे नैनोमीटर, जैसे माइक्रोन, जैसे एंगस्ट्रॉन, जैसे इंच, जैसे फुट। ये सब क्या है, लंबाई को या दूरी को नापने की इकाइयां हैं जो अपन जनरली काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं लंबाई के लिए ये जो चीजें दी हुई हैं इनमें संबंध क्या है। अंतर परिवर्तन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहां पे देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻²। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻²मीटर, और इस 10⁻²को इधर नीचे लाऊं तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये अपन देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है और अपन जानते भी हैं, लेकिन ये जो शब्द सेंटी आया, इस सेंटी को आप बहुत ही, ये क्या होता है, सेंटी क्या होता है, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। अब देखिए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और आगे मीटर है ही, तो 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर, ठीक है। और 10⁻³ को नीचे लाऊंगा
तो 10 की घात -3 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर लिख सकते हैं अपन ऐसा। तो ये मीटर में और मिलीमीटर में संबंध हो गया, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट देखिए नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, अब नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -9 और आगे मीटर है ही। और यहाँ पे देखिए 10 की घात -9 को नीचे ले आऊं तो ऊपर जाके ये -9 वाला घातांक है, ये +9 हो जाएगा। तो 10 की घात +9 बराबर 1 मीटर। मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 10 की घात 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो गए? 10 की घात 9 नैनोमीटर हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर ये क्या है? म्यू है ना, ये माइक्रो का चिन्ह होता है। तो माइक्रोन का मतलब होता है 10 की घात -6। ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 नीचे आएगा तो वापिस ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 1 मीटर में 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होते हैं। इस तरह से आप इसका अंतर परिवर्तन या इनमें संबंध देख सकते हैं। ये माइक्रोन क्या होता है, नैनो क्या होता है, मिली क्या होता है, ये अपन पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में देख चुके हैं। तो वो जरूर से देखिए आप, अंतर परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वैसे ही 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको आप यूं लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 की घात 10। ए के ऊपर इस तरह से ये नोट लगाते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉन होता है। 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में और इंच में संबंध हो गया। लगभग 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। और 1 फुट बराबर 12 इंचेस। 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंचेज होते हैं। ठीक है। अब ये जितनी भी इकाइयां हैं, जैसे 1 मीटर में कितना इंच हुआ, या अपन कहेंगे कि 6 इंच में कितने मीटर हुए, इस तरह की जो इकाइयां हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अंतर परिवर्तन देखेंगे। आज तो ये देखेंगे कि इन जो ये गुण है इनको नापते किन प्रकार की इकाइयों में है। तो ये लंबाई के लिए आपके सामने विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं। इनमें जो एसआई इकाई है वो क्या है? मीटर है। क्लियर? तो ये हो गई लंबाई। अब नेक्स्ट है आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे नापा जाता है? जो आयतन है ना, उस आयतन को दूरी की इकाइयों में ही नापते हैं। क्यों? क्योंकि आयतन होता है दूरी का क्यूब। दूरी का घातांक 3 को अपन आयतन कहते हैं, या लंबाई के घातांक 3 को आयतन कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो अपन मापन करते हैं वो करते हैं आयतन के रूप में, वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है वो होता है लंबाई का क्यूब। मतलब जो आयतन की इकाई आएगी वो इकाई क्या आएगी? लंबाई के क्यूब के रूप में आती है। तो एसआई यूनिट में अपन क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। लंबाई की जो इकाई है वो, तो इसकी इकाई हो गई मीटर क्यूब। तो आयतन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब होती है। ठीक है, मीटर क्यूब के रूप में लेते हैं। अब चूंकि मीटर क्यूब तो बहुत ही बड़ी इकाई है, तो अन्य जो इकाइयां हैं वो क्या हो जाती हैं? सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, एंगस्ट्रॉन क्यूब। इस तरह से अपन जो भी दूरी की इकाइयां हैं उनके क्यूब के रूप में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाता है।
अब जो द्रव होता है, ये तो द्रव्य है, द्रव है ना, द्रव को मापने के लिए द्रव के आयतन की इकाई या इकाइयां वो होती हैं जैसे लीटर, मिलीलीटर, लीटर है, मिलीलीटर है। ये इकाइयां द्रव के आयतन की इकाइयां हैं। अब आप लीटर और मिलीलीटर में संबंध बता सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है। 1 मिलीलीटर, मिली का मतलब देखिए क्या है, अभी मैंने मिलीमीटर मतलब दूरी की इकाई में भी ये मिली वाला शब्द काम में लिया था। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और आगे लीटर है ही, ठीक है। तो 10 की घात -3 को नीचे लाएंगे और नीचे लाके फिर ऊपर लाएंगे तो 10 की घात +3 हो जाएगा। तो 10 की घात +3 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। लीटर को कैपिटल एल के द्वारा इंगित करते हैं और मिलीलीटर को छोटे एम और छोटे एल के द्वारा इंगित किया जाता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर है चीज? अब देखिए एक बहुत ही मजेदार चीज है, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये संबंध आपको पता होना चाहिए। 1 मिलीलीटर है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अपन कहेंगे कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं? और 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। डेसीमीटर देखिए क्या है, 1 डेसीमीटर, डेसी का मतलब मैं यहां लिख दूं, अगर पूरा इस तरह से लिखें डेसीमीटर, तो डेसी का मतलब होता है, देखिए डेसी, डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1 मीटर। डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1 और 10 की घात -1 को नीचे लाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 1 हो जाएगा। तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और अपन यूं कहेंगे कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गए। हो गया कि नहीं? अब यहां क्या है, डेसीमीटर क्यूब है, तो डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर, ये क्यूब में ऐसा ही तो लिखेंगे अपन, डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर। 3 बार अपन ने किया तो अपन कहेंगे 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 बार किया तो 3 बार ही 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का देखिए क्या मतलब है, 1 लीटर। ये अपन ने निकाल लिया। तो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो आप जो न्यूमेरिकल हल करते हैं केमिस्ट्री में, उसमें जो आपके सामने आयतन आते हैं, आयतन के जो मान दिए हुए होते हैं वो या तो डेसीमीटर के रूप में दिए हुए होते हैं या सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दिए हुए होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वास्तव में इकाइयाँ क्या हैं। इनका जो दूसरे प्रकार का मान है वो अपन कैसे निकालेंगे, तो इन संबंधों के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। अब ये आयतन को नापते कैसे हैं? तो आयतन को नापने के जो उपकरण अपन प्रयोगशाला में काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में आयतन को
मापने के उपकरण कौन कौन से होते हैं? देखिए, पिपेट, ब्यूरेट, अशांकित सिलेंडर, अशांकित फ्लास्क, इत्यादि। ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले वे उपकरण हैं जिनके द्वारा अपन किसी द्रव के आयतन को नापते हैं। अब ये चीज़ें प्रयोगशाला में आपने निश्चित रूप से देखी होंगी, इनका उपयोग भी निश्चित रूप से किया होगा। थोड़ा सा अपन यहाँ पे इनको देख लेते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है। जैसे सबसे पहले देखें अपन पिपेट, तो पिपेट देखिए इस तरह का होता है, मतलब मैं चित्र बना रहा हूँ, इस चित्र को देख के आप निश्चित रूप से ये जो उपकरण है इनको समझ जाएंगे। इस तरह का यहाँ पर ये अशांकित होता है। इस तरह का कांच की एक नलिका होती है जो बीच में से इस तरह से फुली हुई होती है। ये 10 मिलीलीटर की भी हो सकती है, 20 मिलीलीटर की भी हो सकती है, 5 मिलीलीटर की भी हो सकती है। ये आपने निश्चित रूप से देखा होगा। ब्यूरेट, ब्यूरेट में देखिए इस तरह की आपने ये ब्यूरेट देखी होगी, जिसमें इस तरह से ये अशांकित होता है, इस पर मार्किंग की हुई होती है। इससे भी अपन द्रवों के आयतन मापते हैं। सामान्यतः ये अपन 50 ml की लेते हैं। इस तरह का आपने देखा होगा, ये ब्यूरेट के रूप में अपन काम में लेते हैं। अशांकित सिलेंडर है, तो सिलेंडर के रूप में आपने निश्चित रूप से ये देखा होगा, इस तरह से, इस तरह का सिलेंडर होता है जिसमें ये इस तरह से मार्किंग की हुई होती है। ये है मेजरिंग सिलेंडर या अशांकित सिलेंडर। और अशांकित फ्लास्क भी आपने देखा होगा, इस तरह से ये फ्लास्क होता है जिस पर भी मार्किंग की हुई होती है। यह है मेजरिंग फ्लास्क। तो इन उपकरणों के द्वारा अपन आयतन का मापन करते हैं। नेक्स्ट जो इकाई किसी पदार्थ के लिए नापी जाती है, नेक्स्ट जो गुण है जो नापा जाता है वो है घनत्व, मतलब डेंसिटी। डेंसिटी या घनत्व जिसको अपन कहते हैं। घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित उसका द्रव्यमान। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान। तो डेंसिटी है उसको अपन कैसे नापेंगे? डेंसिटी जिसको स्मॉल d के द्वारा लिखते हैं, तो आएगा द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहां पर या हमेशा केमिस्ट्री में जो भी आप मान निकालते हैं या जो भी न्यूमेरिकल हल करते हैं, तो जो सूत्र आप काम में लेते हैं, फॉर्मूला जो काम में लेते हैं,
उसमें जो जितनी भी इकाइयां काम में लेते हैं वो एक ही पद्धति की होनी चाहिए। पद्धतियां देखिए एक ही पद्धति की, ये अपन आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें विभिन्न प्रकार की इकाइयों का अंतर परिवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा अपन यहाँ देख लेते हैं। पद्धति देखिए, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरी है CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर आप राशियां MKS में ले रहे हैं तो मीटर द्रव्यमान को आप मीटर में लें, सॉरी लंबाई को मीटर में लें, द्रव्यमान को किलोग्राम में लें और समय को सेकंड में लें। तो अगर आप राशि दूरी की राशि मीटर में ले रहे हैं तो द्रव्यमान की राशि किलोग्राम में लेनी पड़ेगी आपको किसी भी सूत्र में रखने के लिए। अगर आप दूरी की जो इकाई है वो सेंटीमीटर के रूप में ले रहे हैं तो द्रव्यमान के लिए आप ग्राम काम में लें, समय सेकंड में है ही। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान के लिए अगर आप किलोग्राम काम में ले रहे हैं तो आयतन ऑटोमेटिक मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये दोनों ही क्या हैं, SI यूनिट्स हैं, मतलब MKS के रूप में अपन काम में ले रहे हैं। और अगर आप द्रव्यमान को ग्राम में लेते हैं तो आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। तो CGS में क्या हो जाएगा, CGS में द्रव्यमान हो जाता है ग्राम में और बटा आयतन हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो घनत्व की जो इकाई आती है वो MKS में क्या आएगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और CGS में क्या है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी आप अगर ये इकाई काम में इस तरह से ले लें, मान लो ग्राम प्रति मीटर क्यूब लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम ले रहे हैं द्रव्यमान के लिए तो आयतन के लिए मीटर क्यूब ही लेंगे, और अगर द्रव्यमान के लिए ग्राम ले रहे हैं तो आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब ही लेंगे, ये जरूरी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डेंसिटी को नापते हैं, घनत्व को नापते हैं। नेक्स्ट है तापमान, टेम्परेचर। तापमान तापमान की जो SI यूनिट है वो होती है केल्विन, जिसको इस तरह से कैपिटल K के द्वारा दर्शाया जाता है। अन्य जो इकाइयां हैं, अन्य इकाइयां वो है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को इस तरह से .C के द्वारा इंगित करते हैं। अपन जो स्केल काम में लेते हैं डिग्री सेल्सियस को नापने के लिए, तो वो डिग्री सेल्सियस की स्केल सामान्यतः क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, सामान्यतः ये स्केल काम में ली जाती है। मतलब मापने का जो भी पैमाना होता है उसमें कहाँ तक मार्किंग होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है मापने का जो अपन पैमाना काम में लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का हिमांक है, मतलब जमाव बिंदु है, जल है वो सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का क्वथनांक है। तो अपन सामान्यतः जो तापक्रम को नापने का जो पैमाना काम में लेते हैं वो जल के हिमांक से लेके जल के क्वथनांक तक काम में लेते हैं। अन्य इकाई देखिए क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको इस तरह से नापते हैं, डिग्री F के रूप में लिखा जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान है वो देखिएगा, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपन स्केल में काम में लेते हैं। जो स्केल होता है तापमान को नापने का, उसमें डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक अंशांकित होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री
फ़ारेनहाइट तक अंशांकित होता है। अब यहां पर इनमें संबंध क्या है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, इनमें संबंध क्या होता है देखिएगा। डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 बराबर केल्विन। मतलब जो भी आपको मान दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसमें 273.15 अगर आप जोड़ दें तो मान किस में आ जाता है, केल्विन में आ जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 जोड़ दें तो 200 क्या हो जाता है, 298.15 केल्विन आ जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298.15 केल्विन हो जाएगा। ये इनमें संबंध है। अब डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में देखिए क्या संबंध है। C/5 बराबर F-32/9। ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध है। F क्या है यहाँ पे, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो C/5 बराबर F-32/9। तो अगर डिग्री सेल्सियस में कोई मान आपका तापक्रम का दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस में बदलने के बाद उसको केल्विन में बदल सकते हैं इस संबंध के द्वारा। तो ये संबंध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, ये आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बार कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में ये संबंध काम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ शब्द अपन काम में लेते हैं। परम ताप, परम ताप का मतलब देखिए, बहुत से आप जब न्यूमेरिकल हल करेंगे केमिस्ट्री में तो ये शब्द आएगा। तो परम ताप का मतलब क्या है कि तापमान केल्विन में दिया हुआ है, तापमान केल्विन में है। और एक शब्द होता है परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। परम ताप और परम शून्य ताप में अंतर है। परम ताप का मतलब केल्विन में तापमान कितना भी हो सकता है, और परम शून्य, परम है इसका मतलब केल्विन में है, और शून्य का मतलब हो गया 0 केल्विन। और 0 केल्विन का मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बहुत बार कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि परम शून्य ताप कितना होता है। तो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अब यहां देखिए आप, परम शून्य तापमान को प्राप्त करना संभव नहीं है, मतलब इस तापमान को अपन किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए कितना है, -273.15, शून्य से भी इतना नीचे, 0 केल्विन। ठीक है, इस तापमान को प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, और यहां से अपन एक चीज और सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो माइनस में भी हो सकता है, शून्य से कम भी हो सकता है, लेकिन केल्विन कभी भी शून्य से कम नहीं होगा। इसका जो मापन है वो हमेशा ही शून्य से शुरू होता है। 0 केल्विन, 2 केल्विन, 5 केल्विन, जितना भी है, तो केल्विन कभी भी शून्य में नहीं होता है, नहीं इसका मान कभी आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो यह है तापमान को मापने की इकाइयां और उनका अंतर परिवर्तन करने का तरीका। विभिन्न प्रकार के जो मापन है उनमें एक दूसरे में परिवर्तित कैसे करेंगे, ये तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो इस वीडियो को और इससे जो पिछला वीडियो, वीडियो नंबर 2, ये आप जरूर से देखें ताकि आप न्यूमेरिकल आसानी से हल कर पाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, कुछ अंतर परिवर्तन करेंगे इकाइयों का। तो आप खुश रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।